सभी बच्चों का पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और कल हम लोगों ने संक्षेपण क्या है, संक्षेपण कैसे करते हैं और संक्षेपण के लिए विषयगत क्या नियम हैं, उसे समझने का प्रयत्न किया। और आशा यह करता हूँ कि कल के दृश्य श्रव्य माध्यम को देखकर समझकर आप सभी संक्षेपण किस प्रकार करते हैं उसकी थोड़ी जानकारी तो हो ही गई होगी। तो आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए संक्षेपण के शैलीगत नियम को हम जानें, क्योंकि संक्षेपण करने के लिए इसके शैलीगत नियम को भी जानना अति अनिवार्य है। मैं बताता हूँ पॉइंट वाइज करके आपको। संक्षेपण में विशेषणों और क्रिया विशेषणों के लिए स्थान नहीं है, यानी कि आप जैसे सुंदर ये विशेषण है, काला, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्रिया विशेषण यानी कि वह एक मोटा लड़का है, तो वो हो गया कि वहाँ पे मोटा आपका विशेषण हो गया, पर वह एक बहुत मोटा लड़का है, तो बहुत जो हुआ वो क्रिया विशेषण हो गई। यानी कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत मोटा नहीं होगा, वह एक मोटा है तो यानी कि वह सुंदर एक विशेषण है, परंतु जब क्रिया विशेषण की बात आती है, वह दौड़ता है पर वह तेज़ दौड़ता है, तेज़ जो है वहाँ पे क्रिया हो गया, क्योंकि वो विशेषण की विशेषता मतलब क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है उस विशेषण के द्वारा। वह दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ रहा है, तो तेज़ दौड़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं होगा और विशेषण भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, इन्हें निकाल देना चाहिए। यानी विशेषण है तो उसे हमें हटा देना चाहिए संक्षेपण में। संक्षेपण की शैली अलंकृत नहीं होनी चाहिए, यानी ज़्यादा उसमें अलंकार का काम नहीं है। लाग लगाओ जो लपेटते हैं हम लोग उसमें जैसा कल मैं बताया था, वृकोधर का प्रयोग कर दिया, अगर किसी का बड़ा पेट है तो, अगर चक्रपाणी कर दिया, तो आपके समझने वाले जो हैं वो आपको समझ नहीं पाएंगे। उसे हर हालत में आडंबरहीन होना चाहिए। जो भी आप बता रहे हैं उसमें आडंबर की आवश्यकता नहीं है। संक्षेपण में मूल के उन्हीं शब्दों को रखना चाहिए जो अर्थ व्यंजना में सहायक हो। ये दूसरी बिंदु के अनुसार संक्षेपण में मूल के उन्हीं शब्दों को रखना चाहिए जो अर्थ व्यंजना में सहायक हो, यानी अर्थ को स्पष्ट करने में जो सहायक हो। जहाँ तक संभव हो मूल के शब्दों के बदले दूसरे शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। यानी कि हमें ज़्यादातर कोशिश करना है कि हमारा जो संक्षेपण हो वो मूल शब्द से आए। यानी कल जैसा मैंने बताया था कि जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, मूल प्रति है, उसी का वो मतलब कॉपी हो, मतलब उसमें अलग कुछ ना हो। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए मूल के भावों और विचारों में अर्थ का उलटफेर ना होने पाए। जो मूल का भाव है और विचार है उसमें कोई उलटफेर वगैरह न होनी चाहिए। तो ये था मतलब कि इसका दूसरा नियम। और इसके तीसरे नियम में आता है संक्षेपण में मूल अवतरण के वाक्य खंडों के लिए एक एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए जो मूल के भावोत्कर्ष में अधिक से अधिक सहायक सिद्ध हो। जो संक्षेपण है उसमें मूल अवतरण के वाक्य खंडों के लिए क्या होना चाहिए कि एक एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए जो मूल के भावोत्कर्ष में अधिक से अधिक सहायक सिद्ध हों। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे वाक्य खंड एक लेते हैं, एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा जिसे बहुपत्नीत्व कहा जाता है, तो उसके लिए एक शब्द आया। यानी कि हम यहाँ पर वाक्य खंड ना लेकर के एक शब्द लेंगे, यहाँ बहुपत्नीत्व शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जिसका मन अपने काम में नहीं लगता उसे कहते हैं अनन्य मनस्क। जहाँ नदियों का मिलान हो, संगम, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ, कष्ट से होने वाला काम कष्ट साध्य, यानी कि कष्ट से होने वाला काम यदि हमारे संक्षेपण में ऐसा शब्द है तो वहाँ पे हम कष्ट साध्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अलंकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ मुहावरों और कहावतों का प्रयोग हुआ हो वहाँ उनके अर्थ को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। मुहावरे के लिए मुहावरा रखना ठीक न होगा। मुहावरे के लिए यदि हम फिर मुहावरा रखते हैं तो वो ठीक नहीं कहा जाएगा। तो आइए पुनः एक बार इसे दोहरा लिया जाए कि क्या क्या नियम था। संक्षेपण के शैलीगत नियम में हमने पढ़ा संक्षेपण में विशेषणों और क्रिया विशेषणों के लिए कोई स्थान नहीं
क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसे यहीं पर अब पॉज करता हूँ, रोकता हूँ, ताकि आपको समझ में और आ जाए। धन्यवाद।